जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजा किशनराव दूसरे चैप्टर की हिस्ट्री की। इसके अंदर पिछले चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान चुके हैं, जो कि 2600 से 1900 BC तक बनी। उसके बाद इस चैप्टर में हम जो आपको मिल रहा है ना, 2600 BC से 1900 BC, और इसके बाद सीधे 600 BC आ गए। इसके बीच वैसे तो 1500 BC में ऋग्वेदिक काल की रचना हुई। कुछ इतिहासकार इसको 1800 BC में भी मानते हैं। इस बीच ऋग्वेदिक काल की रचना हुई और इसके बाद सीधे महाजनपद का आगमन हुआ। जनपद यानी कि कोई व्यक्ति किसी गांव में या किसी जगह पे जहाँ अपना पाँव जमा लेता, वही उसका महाजनपद, उसका जन और उसका पद हो गया। फिर उसके बाद आगे महाजनपद आने लगे। जेम्स पर्से जो है प्रियदर्शी, इसमें चैप्टर में क्या है, जो जेम्स पर्से के द्वारा 2 ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। उसके अंदर एक शब्द पाएगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसके लिए जो होता? अशोक के लिए। प्रियदर्शी का अर्थ था मनोहर मुखाकृति वाला राजा अशोक। ये पेपर में आ सकता है 1 नंबर MCQ में। इसके अंदर हम राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे महापाषाण युग के बारे में, सोने के सिक्के चलाए गए और कुषाण वंश को शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, इसके बारे में आएगा। और साथ ही साथ जो कब्र होती थी, दफनाया जाता था, उनके बारे में पता लगाया जाने लगा। और साथ ही साथ इसमें जो जेम्स पर्से थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। और फिर इसके बाद आता है प्रारंभिक साम्राज्य, जो 16 महाजनपद थे। इसके अंदर जो महाजनपद हैं, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मल्ल, मत्स्य, अंग, चैदी, काशी, कंबोज, वत्स, शोषण, अश्मक, ये दक्षिण भारत में है। ये सब यूपी में पड़ते हैं, बिहार में। और इसकी तो पाटलिपुत्र राजधानी थी। इसमें कहा जाता है इसका राजा जरासंध था। और कुरु का जो पांडव थे वो पांचाल, नरेश, द्रुपद, इसके बारे में महाभारत में लिखा गया है। गांधार, नरेश अपनी, अवंती के राजा जैसे चंद्रगुप्त तृतीय हो गए ये सभी, और अंग के कर्ण हो गए, चैदी के शिशुपाल, काशी का जो राजा हरिश्चंद्र, सूरसेन का मथुरा के राजा, जो भागवत पुराण में इसका वर्णन मिलता है इन चैप्टरों का। और साथ ही साथ जो कुछ अलग थे, जो वज्जी था एक संघ था, जैसे महावीर हो गए, इनके गण होते थे, इनके द्वारा ही स्थापना होती थी, इनके सामंत होते थे। और इसके बाद मगध के बारे में इससे पहले हम बात कर लेते हैं 16 महाजनपद की मैप में। यहीं से समझ लेते हैं मैप कहाँ तक इनका शासन था। दोस्तों, सबसे पहले मगध का जैसे यहाँ पे मगध यहाँ पर है, बिहार के आसपास ही मगध है। और जो ये गांधार था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, वो यहाँ पे पाकिस्तान के पास है। यहाँ में इसमें एक ही है। और दोस्तों, वज्जी यहाँ पर है, कौशल भी, काशी भी यूपी में ही ये सब। और साथ ही साथ ये वज्जी यहाँ पर है, यहाँ पे इसमें दर्शाया नहीं गया, लेकिन वज्जी यहाँ पर है। काशी भी यहाँ पर है, जो मथुरा का शोषण है यहाँ पर ही है। और अंग भी बिहार में ही है, कौशल भी यूपी में ही है, अवंती तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर है, यहाँ पे इधर ही आसपास है, यहाँ पे यहीं से पेपर में आएगा, इसी में भरना होगा। दक्षिण भारत में
आपको इधर महाराष्ट्र से नीचे की ओर जैसे सातवाहन शासन महाराष्ट्र में शासन करते थे, पश्चिम की ओर, और गुजरात में शक शासक थे। बस दोस्तों इतना ही आता है। और देखते हैं, कम्बोज भी यहीं पे है, यूपी में। कुरु भी यूपी में ही है, पांचाल भी यूपी में ही है। ये सब छोटे छोटे थे। सबसे बड़ा था तो वो था मगध, जो कि पूरे पश्चिम की तरफ भी फैल चुका था, क्योंकि सैनिकों से निकटता चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था, तो उसने अपनी बेटी कौनेलिया का ब्याह चंद्रगुप्त मौर्य से कराकर उसको गांव जो राज्य थे वो दे दिए थे, 5 राज्य। उसमें गांधार भी था, उज्बेकिस्तान भी था, ताशकंद। वहीं से दोस्तों मैं पाएगा जो मैंने आपको बताया है, मगध आ सकता है, कुरु आ सकता है, पांचाल आ सकता है, गांधार आ सकता है, अश्मक भी आ सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में कि यही ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। और अवंती भी आ सकता है, चेदी भी आ सकता है, काशी इतना नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं, ये हमने 2 पार्ट कर लिए इसके। अब मगध पे आते हैं। मगध के अंदर, मगध सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर है। मगध है बिहार और झारखंड के जो पूरा इलाका है वो मगध था। इसका शासन बृहदत्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कहा जाता है जरासंध ने भी की थी, क्योंकि मगध का पहला राजा जरासंध था। जो बृहदत्त था उसके पिता था, उसका बेटा जरासंध, उसको उसी को स्थापना माना जाता था। लेकिन अब इतिहासकारों ने उसका महाभारत के जो साक्ष्य उसके सही प्रमाण तो है, इसलिए बृहदत्त को ही पहला शासक कहा जाता है मगध का। झारखंड और जो आधुनिक झारखंड है वहाँ पे और बिहार में ये मगध शासक लोग थे। इसमें आ सकता है पेपर में 8 नंबर का, इसमें 5 नंबर है, लेकिन 8 नंबर का आपको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर 3 मार्क्स का आ सकता है कि मगध के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे। तो पहले वहाँ पे खेती की उपज बहुत थी, क्योंकि इलाका भी हरियाली का था, और साथ ही साथ उपज भी अच्छी होती थी, यहाँ पे फसलें भी अच्छी होती थी, और लोहे की खदानें थी, क्योंकि झारखंड में भी लोहे की खदानें हैं। बिहार में जो आधुनिक जो बिहार है ना, उसका नीचे झारखंड है, उसी के पास ही बगल में थोड़ा साइड में झारखंड के उधर ही लोहे की खदानें थी। हाथियाँ जो कि जंगलों में रहते थे उनकी उपलब्ध भी थी, कि उससे सेना में युद्ध किया जा सकता था। आवागमन का रास्ता, जैसे नदियाँ थी ना, 2 नदी तो जो गंगा नदी निकलती थी यहाँ से, सोन नदी उधर से, यहाँ से उनका आवागमन सस्ता रास्ता पड़ता था, और लाभकारी नीतियाँ थी, जैसे कि कुछ महत्वाकांक्षी राजा थे ना, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये सभी, इनकी नीतियों से ही ज़्यादा वो इनकी क्षेत्रफल की चौड़ाई बढ़ने लगी और राज्य भी बढ़ने लगा। जो कि कहा जाता है ना, बिंबिसार ने अधिक शादी की तो उसी दहेज में लेने का अपना राज्य बढ़ाया था। यह भी आ सकता है। उसमें बुक में तो एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन ये अलग से है। फिर जो मगध था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आज उसे पटना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमने यहाँ तक देखा लाभकारी मेला, और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो पाटलिपुत्र की राजधानी सबसे पहले कालाशोक ने इसकी स्थापना की थी। पाटलिपुत्र का अर्थ होता है जो राजगृह, इसका दूसरा नाम राजगृह भी था, और इसका अर्थ था राजाओं का गृह। कालाशोक ने इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले इसी ने इसका राजधानी इसको बनाया था। फिर आता है एक आरंभिक राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मगध की मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और कलिंग वार भी आपने सुना होगा, जो अशोक के बीच हुआ था।
और कलिंग के राजा के साथ मूर्ति कला। यहाँ पे देखो, ये पेपर में आ सकता है लगभग 6 नंबर या 8 नंबर का आ जाएगा, वैसे तो 8 नंबर का आएगा। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या हैं? तो मौर्य वंश के जो जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हैं मूर्ति कला, क्योंकि वहाँ पे मूर्ति कला आपने देखा होगा, अशोक स्तंभ से हमें पता लगाया कि यहाँ ये राजा अशोक ने बनवाया था। अभिलेख से हमें पता लगता है, जैसे अशोक ने अभिलेख बनवाए थे ना, उसी तरीके से पहला अभिलेख 14 टोटल अभिलेख थे उसके अशोक के। वैसे तो पत्थरों पे बनाए जाते थे अभिलेख, पत्थरों पे डिजाइन की जाती थी, उस पर लिखा जाता था। उस पर जैसे एक अभी अगले चैप्टर में आ सकता है दानात्मक अभिलेख भी होता था। एक मूर्ति कला होगी वहाँ की। मौर्य वंश की जानकारी के साथ जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, आज चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति, कौटिल्य की, जैसे इंडिका इसको पेपर में आ सकता है कि इंडिका की पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वह है मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त, जो चाणक्य, ये 3 इनके नाम थे, इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। और आज इसी पे ही बेस चलता है, जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्री होते हैं, इसी को भी पढ़ते हैं जरूर। और दूसरा साक्ष्य है जैन धर्म, जो भी जैन धर्म के जैसे महावीर हो गए, बुद्ध के गौतम बुद्ध, इनमें से जानकारी मिलती है जो उनके अभिलेख थे पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में। और पुराण, जैसे पुराणों में, हाँ एक पुराण तो मैंने सुना है, उसके अंदर आपको जरूर मिलेगा इसका पुराण। इसके अंदर आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभिलेख भी हो गया, अशोक के द्वारा जितने भी लिखे हुए अभिलेख हैं उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी। अशोक ने ये पेपर में आ सकता है कि अशोक के धम्म के बनाया था, उसके अंदर क्या क्या मतलब क्या क्या नियम बनाए गए थे कि बड़ों के प्रति आदर, जो महात्मा है, संत है, साधु है, ब्राह्मण सन्यासी हैं, उनके प्रति उदारता। और तीसरा था सेवक दास, जो कि हमारे सेवक दास होते हैं, हमसे नीचे हिस्से में आते हैं ना, जिनको शूद्र कहा जाता था, सेवक, उनके प्रति सही व्यवहार। और जो और धर्म है उनका भी प्रति आदर करना, किसी धर्म के आहत न करना। दोस्तों हम अब दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रिंसेप में 1830 में, ये मैंने आपको बताया नहीं होगा पहले, 1830 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मण और कांस्टिट्यूशन का अर्थ निकाला गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। उन्होंने एक अभिलेख में पाया, एक प्रियदर्शी लिखा हुआ था, जिसका अर्थ था मनोहर मुखाकृति वाला राजा, और वो अशोक था। उसमें राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी, जो यूनानी विद्वान है वो वंशावली के बारे में जानकारी करते हैं कि जो यूनान से लोग आए थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इसके बारे में राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी की। जैसे मैगस्थन इसकी बुक होगी, उससे भी पता लगाया, वैसे तो इसके ज़्यादा अंश मिले नहीं। फिर आते हैं प्रारंभिक राज्य में 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में जो संघ और गण होते थे, जो कि गौतम बुद्ध और कि जो जैन धर्म के जो भी गुरु होते थे वो संघ बनाते थे। उसी में एक वज्जिक संघ था। और मगध के शक्तिशाली होने के कारण आ सकते हैं कि 5 कारण बताइए। खेती की उपज अच्छी थी, लोहे की खदानें थी झारखंड में भी, बिहार में भी कुछ, और हाथियों की उपलब्धता थी, आवागमन का सस्ता रहता था। जो गंगा नदी और सोन नदी उसके उधर से पाटलिपुत्र, यहाँ से जैसे कि पाटलिपुत्र एक पहाड़ों पर बसा हुआ था प्रसिद्ध। और लाभकारी नीतियाँ अजातशत्रु, बिंबिसार इत्यादि जो भी शासक थे, इनके द्वारा नीति अपनाई गई। जैसे कि जो बिंबिसार था, इसके द्वारा राज्य को बढ़ाया गया। किस प्रकार? दहेज देता रहता था, वो अपने क्षेत्र की सीमाएं बढ़ा जाता था। इसके लिए लाभकारी जो उसके मंत्री थे उसको देते थे। और उसमें महत्वाकांक्षी राजा थे, जैसे अजातशत्रु हो गया, बिंबिसार हो गया, ये सभी महत्वाकांक्षी राजा थे। फिर आता है आरंभिक राज्य में 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य शासन पर बैठे।
जब सिकंदर को हरा दिया, महापद्मनंद को जब वो मर गया चंद्रगुप्त मौर्य से जीत के, चंद्रगुप्त मौर्य से हार के, तो फिर वो राजा बना। फिर इसके बारे में आ सकता मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है इसमें भी पेपर में आएगा। मूर्तिकला इंडिका मेगास्थनीज का 1 नंबर का आ सकता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, नाम आ सकते हैं कई नाम बदल के। इनका नाम जो चाणक्य है ना, इनके 3 नाम थे, एक विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है विश्वास इमारतें, ऐसी कुछ है, विचारक विश्वास और इमारतें। एक बंधुत्व जाति वर्ग चैप्टर है। इसके बाद पुराणों में, स्कंद पुराण में आपको उस बौद्ध धर्म के बारे में मिल जाएगा, गौतम बुद्ध के बारे में, और साथ ही साथ आपको जो मौर्य वंश था उसके बारे में, अशोक के धम्म के नियम क्या थे, वो बड़ों के प्रति आदर और ब्राह्मण सन्यासों के प्रति उदारता का भाव रखना, सेवकों और रासों के प्रति सही व्यवहार रखना, धर्मों के प्रति सही आदर। हाँ, ये ध्यान रखना जो मैंने पहले बताया था ना, 600 BC और 600 AD में, तो ये राजनीतिक इतिहास है। इससे पहले आपने सुना होगा 2600 BC का सिंधु घाटी सभ्यता 1920 में नष्ट खत्म हो गई। तो 1900 के बाद 1800 भी तो चला था, वो कहाँ गया। इसी के बीच ऋग्वेदिक काल की रचना हुई, महापाषाण युग आया पहले, और लोग जो कब्र की खुदाई से पता लगा, सोने के सिक्के जारी किए गए, इसके बारे में पता लगाया। ये आपको NCERT में भी लिखा हुआ है, आसान है। फिर आता साम्राज्य का प्रशासन, ये महत्वपूर्ण है। इसके में आ सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य साम्राज्य था, उस जो राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे, ये आ सकता है। 5 राजनीतिक केंद्र थे। पाटलिपुत्र हो गया जो कि पटना है, तक्षशिला हो गया जो कि अफगानिस्तान में है, उज्जैनी हो गया मध्य प्रदेश में, एक तोशाली हो गया, एक स्वर्णगिरी हो गया। स्वर्णगिरी, यहाँ पे सोने की खदानें होती थी, इस प्रकार। हाँ दोस्तों, एक लीची समिति, ये पेपर में आ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, जब मौर्य साम्राज्य था तो उस समय कौन कौन सी समितियाँ थी, एक समिति थी और 6 उप समिति। तो 6 उप समिति में क्या था, नौसेना का संचालन, जो नौसेना का उनका कार्य कैसे होगा, यातायात का, खान पान का, और पैदल सैनिक का संचालन, घुड़सवारी जैसे अश्वारोहियों का संचालन, रथरोहियों का, रखवाली, हाथियों का जो संचालन, कि हाथियों को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती थी ना पहले। और एक समिति होती थी जो कि सेवकों शिल्पकारों को नियुक्त करना होता था। उसके अंदर क्या होता था, ये इन लोगों को जैसे बैलगाड़ी और लोगों को सेवा करना और चारा फारा खिलाना इत्यादि, घुड़सवारियों को जो घोड़े होते थे उनके लिए। और इसके अंदर एक आ सकता है महामत, जो एक व्यक्ति होता था जो अशोक ने धर्म का प्रचार के लिए किया जाता था, उसको महामत कहा जाता था। अब दोस्तों हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इसमें एक तो है सही कि क्यों महत्वपूर्ण था और क्यों नहीं था। इसमें मूर्तिकला का विकास अच्छा हुआ इसलिए महत्वपूर्ण था, और अशोक सर्वशक्तिशाली था इसलिए महत्वपूर्ण था। राजा विनीत थे, ज़्यादा उपाधियाँ उपयोग नहीं करते थे, जैसे कोई करता है ना बड़ी बड़ी उपाधियाँ, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि हो गई। चंद्रगुप्त ने ही विक्रमादित्य की उपाधि की थी धारण, लेकिन हाँ वो शक्तिशाली राजा थे अवंती के। लेकिन कुछ राजा अपने आप को बड़ा चढ़ाकर उपाधि धारण करते थे। फिर आता है, ये 3 आ गए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। फिर हो गया कि ये मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था, लेकिन अब क्यों नहीं था, ये भी पूछा सकता है कि महत्वपूर्ण जो मौर्य साम्राज्य में कमियां पूछ लेगा कि क्यों महत्वपूर्ण नहीं था। क्यों, क्योंकि 150 साल तक चला। और इतिहास
का लंबे समय काल तक इसका था नहीं। 38 साल अशोक में शासक थे। अशोक के बाद सारे शासक कमजोर होते गए। उपमहाद्वीप में सभी क्षेत्रों में ये नहीं फैला। पहले फैला था, फिर धीरे धीरे घटता गया। उसकी जगह सातवाहन आने लगे, शक शासकों का हमला होने लगा, जब राजा कमजोर होने लगे। यही दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है पार्ट 4, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण राजा और सरदार। दक्षिण के राजा और सरदार, इनको चोर जय पांडे। हाँ, ये तो ज़्यादा चल नहीं पाए शासक, चोल साम्राज्य ज़्यादा चला। इसका वर्णन आपको इसी में मिलेगा, इस पुराण में, स्कंद पुराण में आपको मिल जाएगा। ये पहले पार्ट पे मिल जाएगा, पहले पेज पे, कार्तिक खंड पे। ऐसे कुछ कार्तिक खंड लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका चोल साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में लिखा गया है, आपको ये मिल सकता है। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में था। मध्य एशिया और पश्चिम में, जो कि सातवाहन थे ना, जो महाराष्ट्र इलाका है, यहाँ से ये महाराष्ट्र का है, यहाँ पे गुजरात पड़ जाता है। ऐसे कुछ इस हिस्से में सातवाहन शासक होते थे। जब मौर्य सारे वंश खत्म होते थे मगध के, तो सातवाहन वहाँ पे आखिरी वंश बचा था। फिर शक शासक यहाँ से आए थे, अफगानिस्तान के उधर से, ईरान के उधर से। तो ये गुजरात में आके बसे, कच्छ करण के इधर ही आसपास, इसी में आपको मिलेगा। यही इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है कि शासक कहाँ से आए। फिर इसमें आता है 4.2, देविक राजा। कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। कुषाण शासक कौन थे? जो कि चीन के द्वारा, चीन में इनका वहाँ पे शासक हुआ नहीं, तो ये भारत में आके रहने लगे। इसका पहला शासक था कनिष्क कुषाण का। इसका आपको फोटो मिल जाएगा, मूर्ति की गर्दन टूटी हुई है। एक था समुद्रगुप्त। एक पर्याप्त परिस्थिति है, जो कि एक स्तंभ है इलाहाबाद का, उसके अंदर स्तंभ, जैसे अशोक से स्तंभ होता है ना, स्तंभ, उसके ऊपर से 4 शेर बने होते हैं। इसी प्रकार एक स्तंभ है पर्याप्त प्रशस्ति वाला, जो हरिशरण के द्वारा इसकी रचना हुई है। उसके राजकवि समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे, हरिशरण ने पर्याप्त प्रशस्ति की रचना की, जो इलाहाबाद में स्तंभ बनाया गया है। और जो देविक राजा के अंदर क्या था, जो कुषाण वंश के शासक थे, आए थे चीन से धक्के खा के आए थे, तो इसलिए वो जो चीन थे ना, वो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, स्वर्गपुत्र। तो इन्होंने भी अपने आगे नाम लगा दिया, देवपुत्र की आबादी, देवपुत्र, कि हम देव के पुत्र हैं, देवों ने हमें भेजा है। इस प्रकार से चीन के शासक अपने आप को, जो कुषाण वंश के शासक थे, अपने आप को, और इस वंश के खत्म होने के बाद ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। जो कुषाण वंश के सामंत थे, उसको कुषाण वंश को खत्म करके गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, इस प्रकार समुद्रगुप्त हो गया, ये आपको मिल जाएगा। जब ISA लेवल की पढ़ाई होती है, उसको बताया जाता है, UPSC के एग्जाम में भी आता है। बस दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही है। अगला पार्ट में और 4 पार्ट रहेंगे, तो चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर हाँ, इतना हो गया। राजनीतिक के अंदर 5 हो गए, 6 समितियाँ पेपर में आ सकता है, 1 समिति भी आ सकती है, ये दोनों आ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है आपको, और राजधर्म का नवीन सिद्धांत। लेकिन हाँ, आपको पूरा NCERT पढ़ना ही होगा। ये इतना ही। इसके अंदर चोल साम्राज्य के बारे में बताया है, दक्षिण राजा जो सरदारियाँ थी, उन्हीं को कहा जाता है। संगम साहित्य से ही जो इनकी प्रमाण मिलते हैं, और जो तमिल भाषा में लिखे हैं। देविक राजा में अफगानिस्तान में जो
कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें भी ये कुषाण शासक देवपुत्र तिवारी के बारे में, जैसे मथुरा में का आपको एक कनिष्क की फोटो मिलेगी, उसमें मथुरा से मिली है, उससे ही पता लगा। उसके अंदर भी बोला गया देविक राजा देवपुत्र राजा, इसके बारे में आपको मिल जाएगा। ये पेपर में आ सकता है कि प्रिया प्रशस्ति रचना किसकी है और किस कवि की है और किस जो उसका राजा कौन था और किसके राज कवि थे, समुद्रगुप्त के। दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में पूरी वीडियो अपलोड करा दी जाएगी। इसी के अंदर सारा चैप्टर यहीं से ही पेपर में आएगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसी से ही पेपर में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपको बस पढ़ना है पूरी एनसीईआरटी को समझ। सिक्कों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। एनसीईआरटी में मिल जाएगा यमन का सिक्का, योध्या सिक्का, आहत सिक्का, इसके बारे में आपको मिल जाएगा। बस दोस्तों इतना ही। राजा किसान नगर इस चैप्टर में अगला पार्ट में भी आएंगे हम, और उसके बारे में भी पता करेंगे, इतिहास कैसे पता लगाते हैं अभिलेखों के बारे में, और जनता में राजा की छवि किस प्रकार थी। इस प्रकार आगे चैप्टर में आपको देखेंगे, दिखाएंगे कि आगे क्या क्या आता है। धन्यवाद दोस्तों।